इनके परिवार के लोग बाराबंकी से तीन बार लगातार चुनाव हारते चले आ रहे हैं और मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, क्या आपके यहाँ के लोगों का विश्वास नहीं प्राप्त था जो आप इतनी दूर चुनाव लड़ रहे हैं? ये आप किससे मानते हैं? यहाँ कोई लड़ाई नहीं है, यहाँ जनता बस रुकी है कि मौका मिला वोट डाल दे। यहाँ महंगाई है, बेरोजगारी है और आप कह रहे हैं कि जनता तैयार बैठी है भाजपा को जिताने के लिए, तो क्या महंगाई बेरोजगारी ऐसा कोई मुद्दा ही नहीं? हम लोगों ने तो महंगाई को कंट्रोल किया जिस तरह बढ़ रहा था। आज हमारी सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। विश्वविद्यालय यहाँ से चला नहीं गया, हमारे गोंडा के सीमा की जरूरत बन रहा है। आपने सड़कों की बात कही, बड़ी अच्छी बात है, सड़क बन गई। तो विद्यालय जीआईसी और जीजीआईसी, क्या आपको पता है कि वहाँ शिक्षक की कमी है? एक मिनट। सांसद जी नामांकन करके आए हैं आज आप जी। किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं? हम लोग विकास के मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं, हम लोग राष्ट्रवाद के मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं, हम लोग राम राज स्थापित किया है उसके मुद्दे पे चुनाव लड़ रहे हैं। आज देश में अमन शांति का माहौल है, आज देश में विकास का माहौल है, आज पूरे दुनिया में पूरे विश्व में भारत का अलग से नाम रोशन हो रहा है। हमारे हर नागरिक के लिए गर्व की बात है और इन्हीं मुद्दों पे हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। कितने आश्वस्त हैं आप जीत के लिए? कितने आश्वस्त हैं? देखिए, चुनाव है, चुनाव में हम लोग इसको लड़ाई मान के हम लोग पूरी मेहनत के साथ लड़ रहे हैं और इसमें हम लोग चुनाव जीतेंगे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, इसमें कोई दो राय। सीधी लड़ाई आप किससे मानते हैं? यहाँ कोई लड़ाई नहीं है, यहाँ जनता बस रुकी है कि मौका मिला वोट डाल दे। आप कह रहे हैं यहाँ कोई लड़ाई ही नहीं है, लेकिन जो आपके इंडिया गठबंधन से जो प्रत्याशी यहाँ उतारा गया, समाजवादी पार्टी से श्रेया वर्मा नाम है, बेनी प्रसाद की वो पोती हैं और वो कह रही हैं कि हमने बहुत सपोर्ट मिल रहा है। उनका कहना है कि हमने वर्मा, दलित, मुसलमान, पिछड़ों, इनका अच्छा समर्थन मिल रहा है। देखिए, आदरणीय मोदी जी के कार्यकाल में यहाँ पे जो पहले जातगत प्रथा चलती थी वो खत्म हो गई है। लोगों ने देख लिया, हर पार्टी को सरकार बनाने का मौका जनता ने दिया है और हर पार्टी का कार्यकाल देख लिया है। जिस तरह से आदरणीय मोदी जी ने आदरणीय योगी जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से हमारे देश और प्रदेश के लिए विकास के लिए कार्य किए हैं, तो सबको पता आज तक जो कार्य नहीं हुआ तो हो रहा है। तो ये इन लोगों की भूल है, अगर ये लोग जातगत उस पर चलना चाहें तो बहुत बड़ी भूल है। ये जातवाद प्रथा समाप्त हो चुकी है। अगर ये लोग जात को तोड़ के आपस में भाई को लड़ा के और जात को तोड़ के अगर ये लोग चुनाव जीतने की सोच है तो इनकी बहुत बड़ी भूल है, बहुत जल्दी सामने आ जाएगा। इनके परिवार के लोग बाराबंकी से तीन बार लगातार चुनाव हारते चले आ रहे हैं और मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, क्या आपके यहाँ के लोगों का विश्वास नहीं प्राप्त था जो आप इतनी दूर चुनाव लड़ रहे हैं? यहाँ महंगाई है, बेरोजगारी है और आप कह रहे हैं कि जनता तैयार बैठी है भाजपा को जिताने के लिए, तो क्या महंगाई बेरोजगारी ऐसा कोई मुद्दा ही नहीं? देखिए, महंगाई और बेरोजगारी को जो मुद्दा जो लोग उछाल रहे हैं उसको एक पूरे समय में देखा जाए तो जब मनमोहन सिंह की सरकार बनी थी और 2004 से लेकर 2014 तक कितना महंगाई बढ़ी थी, उस हिसाब से अगर मूल्यांकन करें तो आज जो दाम है चीज़ों के आज से चौगुने होने चाहिए। हम लोगों ने तो महंगाई को कंट्रोल किया जिस तरह बढ़ रहा था। आज हमारी सबसे तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है, हमारा जीडीपी सबसे आगे है। और जहाँ तक बेरोजगारी की समस्या है, जो बेरोजगारी ये लोग बता रहे हैं, बेरोजगारी की समस्या क्यों पैदा हुई? क्योंकि 10 साल तक कांग्रेस ने लाखों 3 लाख करोड़ रुपए का घोटाला करके चली गई। आज इसलिए बेरोजगारी की समस्या हमारे ऊपर थोप रहे हैं। 4 बार बसपा और सपा की सरकार रही है, इन्होंने क्या किया? इन्होंने भी प्रदेश को लूटने का काम किया है। कोई विकास कार्य नहीं हुआ, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर का काम नहीं हुआ। आज आपके यहाँ मेडिकल कॉलेज बन रहा है, इसमें हमारे गरीब परिवार के लड़के लोग पढ़ के, लड़के लड़कियाँ पढ़ के डॉक्टर बनेंगे और तब इन लोगों की बेरोजगारी की समस्या दूर होगी। आज अयोध्या का इतना तेज़ी से विस्तार हो रहा है, वहाँ पे तमाम रोज़मर्रा की चीज़ों की ज़रूरत होगी। और यहाँ पे मैं इंडस्ट्रियल पार्क की बात करने जा रहा हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री जी से, आदरणीय मुख्यमंत्री जी से, कि हमारे गोंडा में इंडस्ट्रियल पार्क बनाया जाए अयोध्या के करीब, जिसमें हमारे यहाँ के व्यवसायी, हमारे यहाँ के लड़के कुछ ना कुछ अपना उत्पादन करके, जो हमारी महिला समूह है उनके उत्पादन की जो बात हो रही है वो वहाँ पे बिके। और यहाँ पे जो हमारे लोकल स्तर पे जिले में रोजगार की बात है, हमारे यहाँ के जो नौजवान और लोग हैं उनको भी रोजगार मिलने का एक साधन प्राप्त। सांसद जी, 2019 में किए हुए वादे को कहाँ तक आपने जनता के बीच डिलीवर कर चुके हैं, किए हैं? देखिए, 2019 के बाद जो आज के आपके विकास कार्य हुए हैं, यहाँ पे देखिए मुख्य समस्या क्या थी गोंडा में, और गोंडा में नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में सपा बसपा चलते हुए कहीं कोई सड़क नहीं थी, कहीं कोई बिजली नहीं आता था, कोई गांव का विद्युतीकरण नहीं हुआ था। 2014 और 2019 से हम लोग लगातार आज देख लिए करीब हर गांव सड़क से कनेक्टेड है। आज यहाँ करीब 10 छोटे पावर स्टेशन और 2 बड़े 132 kVA के आपके यहाँ
बिजली में और घारी घाट में हम लोगों ने बनवाया है। इस तरह विकास हो रहा। आपके यहाँ तीन फ्लाईओवर बन रहे हैं। आपका अयोध्या से लेके पूरा बाईपास होते हुए गोंडा को बाईपास करते हुए बहराइच रोड लखनऊ रोड के लिए योजना पास हो चुकी है, पैसा अलॉट हो चुका है। वो आपका पूरा एक रिंग रोड बनने वाली है। ये विकास हो रहा है। आज आपके यहाँ 10 एक मिनट हमें बात कंप्लीट करने दीजिए। आज आश्रम पद्धति विद्यालय बन रहा है, जहाँ गरीब छात्र लोग रह के वहाँ पे उनको पूरी सुविधा है और शिक्षण ग्रहण कर रहे हैं। आज आपके यहाँ 10 ट्रेनें रुक रही हैं। यहाँ से जीआईसी और जीआईसी दो विद्यालय हैं। एक बात बता दीजिए हमको सांसद जी, एक बात। विश्वविद्यालय यहाँ से चला नहीं गया। हमारे गोंडा के सीमा की जरूरत बन रहा है। कोई ऐसा नहीं कि चला ही गया। जैसे यहाँ पे हमारे परिवार है, वहाँ पे भी है। यहाँ पे क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे आपके फैजाबाद में विश्वविद्यालय है, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने वो जो हमारा सीमावर्ती क्षेत्र है वो भी पिछाड़ क्षेत्र है, उनका सोच के दिया है। इसके बाद भी यहाँ पे हम लोग टेक्निकल यूनिवर्सिटी की बात करेंगे, जिससे हमारे लड़के टेक्निकल एजुकेशन पाके अपनी रोजी रोटी कमा सकें। सवाल ये है कि आपने सड़कों की बात कही, बड़ी अच्छी बात है, सड़क बन गई। 2 विद्यालय जीआईसी और जीजीआईसी, क्या आपको पता है कि वहाँ शिक्षक की कमी है? देखिए, जो शिक्षक की कमी उसके भी बहुत जल्दी आप जानते हैं नहीं, उसको आप हमें बता सकते हैं, लेकिन अगर ऐसी कमी है तो उसको पूरा करेगी सरकार, इसमें कोई दो राय नहीं। सांसद जी, ट्रेन में जनरल डिब्बे खत्म हो रहे हैं, एसी के डिब्बे बढ़ रहे हैं, क्या कारण है? गरीबों की जो माना जा रहा है कि सबका देखिए हाँ, गरीबों के साथ क्या हो रहा है? नहीं, गरीबों के साथ गरीबी तो खत्म हो रही है। आज आप देखना, आप अयोध्या रुके रहिए। आज आप जानते हैं कि हमारे पूरे देश में कितने नए एयरपोर्ट बने हैं। उस एयरपोर्ट खाली चल रहे हैं क्या? हमारे हवाई जहाज खाली, उसमें कौन चल रहा है? जो पहले गरीब था, आज वो गरीबी रेखा के ऊपर आ चुका है। आज उसकी अपेक्षा दूसरी है और उस हिसाब से यहाँ पे काम हो रहा है। आप जाके अयोध्या एयरपोर्ट देख लीजिए, आप कहीं भी, आप दिल्ली लखनऊ एयरपोर्ट देख लीजिए। जो आम जनता जिसके पास सेकंड क्लास में चलने के लिए पैसा नहीं था, आज उसके पास हवाई सेवा का पैसा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ सब अमीर हो गए, मैं ये कह रहा हूँ कि जो गरीबी रेखा थी उसको बहुत हद तक पीछे हम लोगों ने किया है और गरीबी से बहुत सारे सैकड़ों करोड़ों लोगों को हम लोगों ने, हमारी सरकार ने ऊपर किया। 2 चरण का चुनाव हो चुका है, 5वें चरण में यहाँ मतदान होना है। ऐसे में एक हम कह रहे हैं एक करके पूछोगे तुम साहब। 2 चरण का चुनाव हो चुका है, 5वें चरण में यहाँ मतदान होना है, लेकिन दोनों चरण में जो वोटिंग का परसेंटेज था वो काफी कम देखा जा रहा है। क्या कारण है कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ नहीं रहा है? युवा रुचि नहीं ले रहे हैं या लोग घर से निकलकर उत्साहित नहीं है मतदान को लेकर? हाँ, ये एक समस्या है जो सबको सोचना चाहिए कि हम लोगों का पहला कर्तव्य है, एक लोकतंत्र के मंदिर में हम लोग रहते हैं और लोकतंत्र में सबसे पहला कर्तव्य कि हम लोग अपना वोट डालें। और मैं सबसे अपील करता हूं, खास करके युवाओं से, कि आगे आने वाला ज़माना उनका है, उनको एक सही संदेश देना है समाज में। आगे इस देश में क्या होगा वो जैसा हमारे युवा चाहेंगे वैसा होना है। और मेरी सारी युवाओं से अपील है कि आप लोग हर जहाँ भी जिस चरण में चुनाव है, आप लोग ज़्यादा संख्या में निकलकर वोट डालने का कष्ट करें। सांसद जी, आपने कहा कि हवाई चप्पल वाले हवाई सफर कर रहे हैं, गरीबी से निकाला गया है, तो ये 80 करोड़ राशन ले रहे हैं, ये लोग कौन है? देखिए, 80 करोड़ जो राशन ले रहे हैं वो भी हमारे देश के लोग हैं। आज तक इनके बारे में कोई सोचता नहीं था। ये क्या है? वो गरीब है या अमीर है, क्या है ये लोग? ये क्यों लेना पड़ रहा है? ये क्यों लेना पड़ रहा है? ये क्यों ले रहे हैं? क्या गरीब वो गरीब नहीं है? संख्या इतनी बढ़ गई। आप गरीबी का मापदंड क्या बताइए? अगर राशन ले रहा तो गरीब है, अगर कोई दुकान पे जाए तो गरीब है। गरीबी का मापदंड आप क्या मान के चल रहे हैं? हम लोगों ने नहीं, देखिए नहीं, सरकार ने कोई मापदंड नहीं बना रखा है। हम लोग अपने जनता को जितना से जितना सुविधा बना सके दे रहे हैं। अब आप कहिएगा गैस सिलेंडर दे रहे हैं तो गरीब हैं। आप उनको, हमें गैस सिलेंडर मुहैया कराना है, शौचालय बनवाना है, आवास बनवाना है। यह हमारी सरकार की जिम्मेदारी है। हमारी ये परिवार के लिए 140 करोड़ का परिवार है, जिनके बारे में आज तक किसी सरकार ने नहीं सोचा। आज हमारी सरकार सोच रही है, उनके लिए काम कर रही है। आज गांव-गांव बिजली पहुंच रही है। अब जो बिजली लेने वाला अब आप कहें वो गरीब है? आप आज देखिए, अभी हम कल ही एक तिलक से आए हैं, एक गांव के शादी थी, वहाँ इतनी बड़ी वॉशिंग मशीन रखी हुई थी तिलक में।
अब बताइए, आप सोच सकते थे आज से मोदी सरकार के पहले कि वॉशिंग मशीन दी जाएगी या गांव-गांव एसी लग रहा है? ये आम जन सुविधा है, ये देना चाहिए। अगर हमारे देश के नागरिक हैं, ये जिसको लिविंग स्टैंडर्ड हम लोग कह रहे हैं, हम लोगों ने लिविंग स्टैंडर्ड ऊंचा किया अपने देश का। कहीं ना कहीं सरकार को इसको बदलना चाहिए। मुद्दा क्या है इस बार? क्या बदलना चाहिए? बदलना चाहिए। गरीबों को राशन कह रही है, हम गरीबों को राशन मुहैया करा रहे हैं। हाँ, क्यों कह रही है, क्यों बदलना चाहिए? तो गरीब सरकार कह रही है, आप नहीं कह रहे हैं। देखिए, आपको अगर तकलीफ है कि लोगों को राशन मिल रहा है, वो आपका विषय है। हम लोग बहुत खुश हैं और जनता खुश है कि उनको राशन मिल रहा है। विपक्ष को बहुत तकलीफ होगी। विपक्ष बेचारे बड़े परेशान है। आज तो वो सारा खाते थे, बांग्लादेश तक जाता था, आज हमारे जनता को मिल रहा है, तो उसकी बात वो जाने। उसकी जांच पूरी नहीं हुई। बांग्लादेश वाली जो जांच चल रही थी वो अभी पूरी नहीं हुई है। क्या चीज? अभी तक वो पकड़े नहीं गए वो लोग।